नमस्कार, मैं मुकेश कुमार मिश्रा आपका लीगल चैतन्य पे स्वागत करता हूं। आज हम LGBTQIA और उनके लिए संविधान में कई प्रावधानों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग उनके लिए कानूनी जो कानून बने हैं या उनके जो कानूनी अधिकार हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। उनके कर्तव्य एवं दायित्वों से भी पे भी चर्चा होगी। इस पूरे संस्करण के दो भाग होंगे। पहले भाग में हम उनके मूलभूत अधिकारों और स्टेट के DPSP के अलावा कानूनी प्रावधान जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में उनके लिए क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं, या उनके लिए एक स्पेसिफिक जो कानून बनाया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में हम जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है संवैधानिक प्रावधानों को, उनका LGBTQIA कम्युनिटी के लिए क्या उपयोगिता है या उसका क्या उनको लाभ मिल सकता है, या हम लोग किस तरह से उन प्रावधानों को इस्तेमाल कर करके LGBTQIA के अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले भाग की ओर, जिसमें हम लोग सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं सभी को DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं उसमें ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसका लाभ हम LGBTQIA कम्युनिटी को पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बहुत सारे प्रावधान हैं, मगर आर्टिकल 38, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39F एंड आर्टिकल 39 कैपिटल A और आर्टिकल 44 और 45 ही महत्वपूर्ण है। मैं इस पे विस्तृत चर्चा नेक्स्ट 2 मिनट में करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स में जो मूलभूत अधिकार हैं उसमें क्या क्या प्रावधान है जो कि इस कम्युनिटी LGBTQIA कम्युनिटी के हितों को सुरक्षित करने में काम आ सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्टिकल 14 की, फिर 15 की, 16, 19, 21, 21A एंड 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह से आर्टिकल 14, 19 और 21 एक दूसरे से संबंधित हैं और इनके बीच में इंटर रिलेशन है क्या, और इसके बारे में कोर्ट ने किस तरह से अपने आप को इवॉल्व किया है और अपने इंटरप्रिटेशन के थ्रू इन तीनों राइट्स के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश किया है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि लीगल प्रोविजंस का क्या क्या है LGBTQIA कम्युनिटी के लिए और वहां पर क्या क्या गैप्स हैं। जैसे मैं बात करूं, एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, पॉश बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, नॉर्मली पॉश बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में। तो इसमें क्या प्रावधान है और किस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है या इस तरह के वर्क प्लेस हैं, वहां पे किस तरह से जो एम्प्लॉयर हैं इनके LGBTQIA के अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं, उनके बुलिंग पे या उनके डिस्क्रिमिनेशन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस हो गया। दूसरी बात हम करते हैं, जब LGBTQIA की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या जो इस कम्युनिटी के साथ आती है, जो कि सामाजिक तौर पे उनकी बुलिंग होने की वजह से उनको जो प्रताड़ित किया जाता है, उसके वजह से उनमें जो समस्या उत्पन्न होती है वो होती है मेंटल इलनेस की, लेकिन जैसे कि डिप्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, तो बहुत सारे मानसिक समस्याओं से वो जूझ रहे होते हैं। तो उनके लिए हमारे यहाँ क्या प्रावधान है, हमारे कानून में क्या प्रावधान है, जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है, उसमें क्या प्रावधान ऐसा आया है जो कि LGBTQIA को इन समस्याओं से निजात देने की कोशिश करता है या उनको कुछ अधिकार प्रदान करता है या उनके लिए कुछ प्रोविजन करता है, हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजन करता है, उनके ट्रीटमेंट के लिए प्रोविजन करता है। तो हम इस पे बात करेंगे। तीसरी जो बात है वो है पब्लिक पॉलिसीज और उसमें जो गैप्स हैं। जैसे मैं बताऊं तो हमारे यहाँ रैगिंग की समस्या बहुत ही ज्यादा थी 2005 से पहले, 2004-5 से पहले बहुत ही ज्यादा रैगिंग की समस्या थी। तो UGC ने क्या किया कि उन्होंने हायर एजुकेशन में एंटी रैगिंग के लिए, मीनास ऑफ रैगिंग को कर्ब करने के लिए एक रेगुलेशन लाया। तो उसमें भी उन्होंने कुछ होमोसेक्सुअल जो अब्यूज होता है या अदरवाइज LGBTQIA के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या उनका जो शोषण होता है उसके खिलाफ उसमें उन्होंने प्रोविजन दिया है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे।
इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कैसे जेंडर इंक्लूजन में होमोसेक्सुअल्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए किस तरह का प्रावधान है। जैसे मैं उदाहरण लूं तो जेंडर इंक्लूजन फंड में उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान बनाया गया है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, जो दूसरे भाग में बात करेंगे होगा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और जो केस लॉज हैं, जिसके थ्रू उनके अधिकारों का एक तरह से उत्पत्ति से लेके अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ है वो सारे की चर्चा हम करेंगे। और इसके अलावा इनके अपने दायित्व, इस कम्युनिटी के भी, हर एक कम्युनिटी का कुछ दायित्व होता है, कुछ कर्तव्य होता है। जैसे मैं बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटी सभी नागरिक पे, भारत पे एप्लीकेबल है, तो ये इन पे भी एप्लीकेबल है। तो उनका क्या कर्तव्य है, क्या उनका दायित्व है, कुछ सांस्कृतिक दायित्व होंगे, कुछ नैतिक दायित्व होंगे और कुछ कानूनी दायित्व होंगे। मगर मैं केवल चर्चा भी कानूनी दायित्वों की ही करूंगा, कानूनी और संवैधानिक दायित्वों की चर्चा करूंगा। मैं अपने आप को सांस्कृतिक या सामाजिक दायित्वों के बीच में एज ए एडवोकेट मैं अपने आप को इंगेज नहीं करूंगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि डीपीएसपी में इनके लिए जो LGBTQIA कम्युनिटी है उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आर्टिकल 38 बात करता है कि हमें एक ऐसा सोशल, स्टेट को एक ऐसा सोशल ऑर्डर सिक्योर करना है, बनाना है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को समाहित किया जा सके, न्याय का प्रावधान हो और उसको इंश्योर किया जा सके। तो अगर हम बात करें तो जितना सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक न्याय की एक आम जन को जरूरत है, उतना ही जरूरत, कहीं उससे ज्यादा जरूरत LGBTQIA कम्युनिटी को है। तो स्टेट की अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी अगर एक सोशल ऑर्डर, सामाजिक ऑर्डर बना रहा है, सोशल ऑर्डर बना रहा है जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस की बात है या प्रावधान है आम जनों के लिए, तो LGBTQIA कम्युनिटी के लिए उसमें एक स्पेशल प्रोविजन बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो सदियों से उनका डिस्क्रिमिनेशन होते आ रहा है वो समाप्त हो और उन्हें एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम कहते हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने का एक कदम उठाया जा सके। दूसरी बात जो आर्टिकल 38 में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कि स्टेट को स्ट्राइव करना है, स्टेट को एक कोशिश करनी है कि किसी तरह से इनकम इनइक्वलिटी, जो आय में जो इनइक्वलिटी है वो कम हो। इसके अलावा स्टेट को एक और कोशिश करनी है कि जो स्टेटस, फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटी में जो इनइक्वलिटी है उसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है ना। स्टेट को हमेशा कोशिश करनी है कि ये जो स्टेटस की इनइक्वलिटी है, फैसिलिटीज की इनइक्वलिटी है और अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वलिटी से खत्म किया जाए। इससे रेलेवेंट डीपीएसपी में LGBTQIA के लिए और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम देखें तो उनका इनकम जो इनइक्वलिटी है वो ग्लेयरिंग इनकम इनइक्वलिटी है, क्योंकि उनके पास कोई लाइवलीहुड का कोई साधन नहीं है अप्रोप्रिएट। अगर मैं बात करूं तो आजकल कुछ दिनों से उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर में, इंस्टीट्यूशन में उन्हें एम्प्लॉय किया जा रहा है, बट लार्ज स्केल पे अभी भी उनको जॉब डिनाई ही किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, छोटा सा एक, अगर मैं बात करूं, घर की ही बात करूं, तो हाउस होल्ड में अगर मैं मेड की बात करूं या हाउस होल्ड में यदि मैं किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, इवन टाइपिस्ट की ऑफिस में बात करूं, छोटे से ऑफिस में, तो लोग अवॉइड करते हैं, स्टीरियोटाइप करते हैं। अगर किसी ने एम्प्लॉय कर भी रखा है तो स्टीरियोटाइप करते हैं। तो ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, चाहे वो छोटा सरकारी कार्यालय हो या प्राइवेट कार्यालयों में, बहुत ही प्रिवेलेंट है। तो इनकम इनइक्वलिटी इसकी वजह से है। और एज ए स्टेट को ये प्रोविजन करना चाहिए कि ये इनकम इनइक्वलिटी को खत्म करने के लिए वो सही कदम उठाए। वैसे अगर स्टेटस की बात करूं तो उनको बहुत ही, उनका जो LGBTQIA कम्युनिटी है उनके स्टेटस को बहुत ही डिमीन करके देखा जाता है, और स्टेट ने अभी तक उन्हें बहुत सारे अधिकार न देकर उनके स्टेटस को और भी हार्म ही पहुंचा रखा है। वैसे ही फैसिलिटीज की बात करूं, सिंपल सा एग्जांपल है, मैं यदि हॉस्पिटल की बात करूं, जो सरकारी अस्पताल है, वहां पे यदि कोई LGBTQIA कम्युनिटी का व्यक्ति जाता है तो उसकी जो हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हैं उनको तो एड्रेस करने में समस्याएं हैं ही हैं, मगर उसके अलावा यदि सपोज वो ICU में भर्ती होते हैं या जनरल वार्ड में भर्ती होते हैं तो उनको देख के वहां भी स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है पेशेंट का, डॉक्टर का, नर्स का। दे ऑल आर लाइक कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो फैसिलिटीज से रिलेटेड है वो भी स्टेट को चाहिए कि खत्म करे। अपॉर्चुनिटीज की बात मैं कर चुका हूं। अपॉर्चुनिटी LGBTQIA के लिए क्रिएट करने की
बहुत ही जबरदस्त आवश्यकता भी है और हमें करने की कोशिश करनी चाहिए और स्टेट को इसके लिए स्ट्राइव करना चाहिए। तो आर्टिकल 38 एक मात्र आर्टिकल में, इस एक आर्टिकल में ही इतने सारे प्रावधान LGBTQIA के लिए है और जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। दूसरी बात आती है आर्टिकल 39A की, जिसमें बात आती है कि इनका हर एक व्यक्ति का, हर एक कॉमन मैन को, स्टेट को स्ट्राइव करना है कि हर एक व्यक्ति के पास राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। अगेन LGBTQIA कम्युनिटी के लिए राइट टू लाइवलीहुड से ज्यादा इंपॉर्टेंट और आर्टिकल 38 में जो प्रोविजन है और आर्टिकल 39 में जो प्रोविजन है ए में, उन दोनों के यदि मैं समन्वय में लाऊं तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि राइट टू लिवलीहुड होगा तो स्टेटस अपने आप इंक्रीज होगा। अगर राइट टू लिवलीहुड है, सपोज मैं अर्न कर रहा हूं तो इनकम इनबिलिटी कम होगी, फिर मैं फैसिलिटीज में प्राइवेट रूम्स ले सकता हूं, हॉस्पिटल में प्रोविजन हो सकता है, आई कैन पे फॉर दैट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं अगर मेरे पास एक अच्छा एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो तो LGBTQIA को 39A के तहत भी लाइवलीहुड की बात हो सकती है। राइट टू लाइवलीहुड की बात करूं तो आर्टिकल 21 का ये पार्ट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का भी पार्ट है। तो स्टेट को ऐसे भी ये डिनाई नहीं कर सकती है LGBTQIA को, तो स्टेट को इसमें फॉरवर्ड DPSP में बात होती है प्रोविजन बनाने की, पॉजिटिव स्टेप की। तो स्टेट को चाहिए कि LGBTQIA के लिए स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या राइट टू लाइवलीहुड का क्रिएशन किया जाए, इसके लिए एक कदम उठाए। दूसरी बात आर्टिकल 39F की है, तो उसमें अगेन बात होती है कि जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को एक जो लाइफ है वो हेल्दी मैनर में फ्रीडम के साथ और डिग्निटी के साथ जीने के लिए एक इन्वायरमेंट, वातावरण देने की व्यवस्था की जाए, जहां पर कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, जहां पर इनडिग्निफाइड कोई चीज नहीं हो और जहां पे फ्रीडम हो अपने हिसाब से रहने की। ये भी बहुत ही रेलिवेंट प्रोविजन है DPSP का, जो कि LGBTQIA के लिए मतलब उनके अधिकारों को संरक्षित, सुरक्षित करने के काम आएगा, क्योंकि न इनको फ्रीडम के साथ रहने की अभी समुचित व्यवस्था है, न इनके डिग्निटी को सेव करने की, सिक्योर करने की, सुरक्षित करने की कोई व्यवस्था है। इन्हें हर वक्त पुलिस प्रशासन इन्हें हमेशा परेशान करते रहती है। तो इनके लिए आर्टिकल 39F के तहत राज्य को बहुत सारे प्रोविजन करने की आवश्यकता है। तो एक 39F भी बहुत, सब क्लॉज F बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आर्टिकल 39A की, जिसमें बात होती है इक्वल जस्टिस की और फ्री लीगल एड की। अब अगेन LGBTQIA के साथ तो बहुत ही अन्याय होता है, कस्टोडियल डेथ होता है, पुलिस हैरेसमेंट होता है, प्रशासन द्वारा हैरेसमेंट होता है, आम जनों द्वारा हैरेसमेंट होता है, और उनके पास चूंकि राइट टू लिवलीहुड नहीं है, उनका पैसा नहीं है, इनकम इनबिलिटी है, तो वो लोग जस्टिस सिक्योर करने में पीछे रह जाते हैं। तो फ्री लीगल एड की यदि व्यवस्था स्पेसिफिक टू ट्रांसजेंडर पीपल, LGBTQIA कम्युनिटी अगर हर एक कोर्ट में सुनिश्चित किया जाए तो ये बेहतरीन एक रिलीफ होगा उनके लिए, जस्टिस उनके लिए सिक्योर करने के लिए रिलीफ होगा। इसके अलावा पुलिस को उनके अधिकारों के प्रति सेंसिटाइज किया जाए, क्योंकि जस्टिस तभी फुल मिलेगा लोगों को जब हमारे यहाँ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज सेंसिटाइज रहेगी अधिकारों को लेकर के। तो उनका एक तरह से अगर आर्टिकल 39A की हम बात करें तो उसके तहत उनके पास बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप लेने का स्कोप है स्टेट के पास, और लेना चाहिए। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 44 की, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है के बारे में बात करता है। अब इसका रेलेवेंस क्या है? इसका रेलेवेंस ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो अभी तक जो LGBTQIA कम्युनिटी है उसके पास न अभी शादी करने का, न बच्चा को अडॉप्ट करने का, ठीक है ना, न उनके पास इनहेरिटेंस का, सक्सेशन का, ये सब राइट्स में बहुत सारे बाधाएं हैं। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो अडॉप्शन और मैरिज, ये दोनों में बहुत बाधाएं हैं। स्टेट को अभी भी अगर मैं कहूं तो किसी भी रिलीजियस जो कानून है, पर्सनल लॉज हैं, उसके तहत इनके लिए, जैसे मैं बात करूं गे की, सेम सेक्स की बात करूं तो वहां पर बहुत सारे लिमिटेशन है, जहां पर डिफरेंट सेक्स के व्यक्ति का होना बड़ा जरूरी है। सिमिलरली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी हालांकि ऐसा कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है कि सेम सेक्स का होगा या नहीं होगा, देयर इज अ स्कोप, बट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी इनका ट्रांसजेंडर LGBTQIA को इंक्लूड करने की आवश्यकता है, ताकि वो लोग एक कानूनी तौर पे वैवाहिक जीवन जी सके। तो इनके लिए ये आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से फायदा ये रहेगा कि इनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन उसमें बनाया जा सकता है, और जब कभी UCC की बात होगी तो मैं
मेरा ये वो रहेगा, सलाह रहेगा LGBTQIA कम्युनिटी को कि वो इसके लिए फाइट करें कि उनके लिए प्रोविजन इसमें बनाया जाए। अपार्ट फ्रॉम पर्सनल लॉज, उनके लिए हर एक जगह जब कभी UCC की बात हो तो उनके लिए प्रोविजन की आवश्यकता है। ये ध्यान में पॉलिसी मेकर को रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 45 की, जिसमें बात होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर की और एजुकेशन की। अब मैं बात करूंगा इसमें कि ये क्यों रिलेवेंट है। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है कि जो बच्चा है जो LGBTQIA कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो अपने आप को 10 या 12 साल की उम्र तक समझ जाता है कि मैं इस कम्युनिटी को, या उसका बिहेवियर इस तरह से होता है कि उसे समझ में आने लगता है आज के जमाने में, मॉडर्न आधुनिक काल में मैं बोलूँ तो, कि मैं एटिपिकल पर्सनालिटी का व्यक्ति हूँ, मैं टिपिकली जो बिहेवियर होता है उसमें फिट नहीं होता हूँ, मैं जेंडर फ्लूइड हूँ, या मेरा ट्रांसजेंडर टाइप का एटीट्यूड है, या मेरा किसी इस तरह का है जो कि जनरल जेंडर डायमेंशन जो सोशली अस्क्राइब्ड हैं उनमें मैं फिट नहीं होता हूँ। तो उनके केयर की जरूरत होती है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिसमें ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल शेल्टर होम बनाने की आवश्यकता है या इनको प्रमोट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात होती है उनके एजुकेशन के लिए। जब ये स्कूल में जाते हैं तो इनका बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए भी आर्टिकल 45 का बड़ा योगदान है। अगर स्टेट चाहे तो इनके प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में, UGC ने ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया है कि वो बुलिंग ना हो उनका। तो ये DPSP की बात होगी। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो मैं बात करूंगा उनके मूलभूत अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, और LGBTQIA के कौन कौन से राइट्स हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूं तो किसी भी सिटीजन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, ये राइट्स हैं, वो है आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 21, 20, 29। 14 में बात होती है इक्वलिटी बिफोर लॉ की एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है। अभी अगर मैं बात करूं ट्रांसजेंडर को कोई भी लॉ है, सपोज कोई लॉ है तो उसमें इक्वलिटी तो है, बट वो भी पूरी इक्वलिटी नहीं है। अगर मैं कहूं कि इक्वल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है तो नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं सेक्शन 377 की, जो कि रिसेंटली स्ट्रक डाउन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट 2018 के पहले अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से उन्हें इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो आर्टिकल 14 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगेन मैं प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता हूं तो बात ये होती है कि लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो कि है नहीं। इस कम्युनिटी के साथ सबसे ज्यादा इनजस्टिस होता है क्योंकि इनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं मिल रखा है प्रैक्टिकली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बीम, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल डायमेंशन। Practically they are being discriminated, they are being bullied, they are being highly stereotyped, they are being exploited. Like अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है। उनका यदि रेप होता है तो 377 के तहत उनके पास सजा जो एक नॉर्मल रेप क्या है, जो नॉर्मल बलात्कार का, जो महिला के साथ बलात्कार होता है, और अगर रेप के बात मैं करूं तो उनके दोनों के सजा के रूप में अगर देखूं तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो यदि मैं बात करूं इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की, तो रेप से महिलाएं तो प्रोटेक्टेड हैं, मगर क्या हमारे LGBTQIA कम्युनिटी पर प्रोटेक्टेड है उसी तरह से, उसी इक्वल प्लेटफॉर्म पे जितनी महिलाएं हैं? नहीं है। तो इन्हें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जरूरत है आर्टिकल 14 के तहत। बहुत सारे क्रिमिनल लॉ की मैं बात कर सकता हूं, मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है इसके लिए। दूसरी बात आती है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए, जहां पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन और अनबायस्ड एटीट्यूड होना चाहिए हर एक लीगल एजेंसी का, हर एक व्यक्ति का। क्या वो है इनके प्रति? नहीं है अभी। तो एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अनबायस्ड सिस्टम बनाने की भी आवश्यकता है हमें, और ये इनका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है ऐसे सिस्टम में रहने का। इसके बाद आती है इनके उन्नति के लिए क्या किया जाए, इनके उत्थान के लिए क्या किया जाए। तो एक इनके लिए जो बात हो सकती होती है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इनको रिजर्वेशन दिया जाए। अगेन आर्टिकल 14 में इक्वलिटी क्लॉज में एक इंटेलिजिबल डिफरेंशियल के बेसिस पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो इक्वलिटी क्लॉज का वो वायलेशन नहीं होता है। तो इस तरह से इनको क्लासिफिकेशन में ला करके इनको एक रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ओबीसी के में ले आया जाए, या इनकी एक अलग कम्युनिटी बना दी जाए जिसमें इनको रिजर्वेशन, जिससे इनका एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इनको रिजर्वेशन मिले और इनका उत्थान हो सके। तो आर्टिकल 14 का ये रेलेवेंस है इनके लिए। आर्टिकल 15 में अगेन मेंशन है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सेक्स के बेसिस पे नहीं होगा। नाउ सेक्स, जैसा कि इंटरप्रिटेशन में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल राइट टू लाइफ।
ठीक। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन का यदि मेरे पास राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है, तो मैं यहाँ पर सेक्स के डिफिनीशन को वाइडेन करने की बात करूंगा। यहाँ पर केवल बायोलॉजिकल डिफिनीशन नहीं हो, इवन बायोलॉजिकल डिफिनीशन की बात करूं तो जो इंटरसेक्स है, जो LGBTQIA में आई है, इंटरसेक्स के लिए उसको यहाँ पर कवर किया जा सकता है। इवन LGBTQIA को ही सेक्स के जगह पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन कर देना चाहिए हमें आज के जमाने में ला करके, ताकि किसी का इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो ही ना। अभी अगर सेक्स है तो बायोलॉजिकल बात करते हैं, अगर हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो ये पूरी कम्युनिटी कवर हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग कवर हो जाएंगे जो आज कवर हो रहे हैं। तो मेरा तो ये सजेशन है, मेरी तो ये मनोकामना है कि सेक्स को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सेक्सुअल ओरिएंटेशन कर दिया जाए या उसको इसके डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया जाए। इसके बाद इसमें स्पेशल प्रोविजन बनाने की बात होती है कि वीमेन और चिल्ड्रन के लिए बनाया जा सकता है। अगेन आर्टिकल 15 में वीमेन को इंक्लूसिव ऑफ LGBTQIA कर दिया जाए, ताकि इनके लिए, और चिल्ड्रन तो अगेन LGBTQIA को हो या आम जन के हो, किसी के भी हो, सबके लिए ये बराबर ही होते हैं। तो वीमेन में मेरा ये अपना एक मानना है कि LGBTQIA को यहाँ पर सम्मिलित किया जाए वीमेन के डेफिनेशन में, इंक्लूसिव ऑफ LGBTQIA एंड LGBTQIA कर दिया जाए। इस तरह से कुछ एक डिफिनेशन लाया जाए जिससे ताकि उनके लिए भी कोई स्पेशल प्रोविजन बनाने की स्वतंत्रता मिल सके। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की, जिसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। अगेन रिजर्वेशन फॉर LGBTQIA कैन बी डन हियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सो वी कैन डू दिस। ये भी LGBTQIA के लिए अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्लॉजेज हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे LGBTQIA हो या आमजन हो, वो है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर मैं इन दोनों प्रोविजन की बात करूं तो किसी व्यक्ति के लिए अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन, स्पीच को यदि मैं जुदा करूं, एक्सप्रेशन से अलग करके देखूं, तो एक्सप्रेशन जो है सेक्सुअल एक्सप्रेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का एक्सप्रेशन इज अगेन पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ LGBTQIA कम्युनिटी। सो आर्टिकल 19 इज वेरी मच रेलिवेंट टू LGBTQIA कम्युनिटी, बिकॉज उनको सबसे बड़ी बाधा जो भी आती है वो अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन को एक्सप्रेस करने में आती है। तो इससे होता क्या है कि कई लोग कहते हैं कि उनका सामाजिक मोरालिटी में रहो, पब्लिक मोरालिटी में रहो, दिस एंड दैट। तो यहाँ पे एक प्रोविजन है, हमारे सब क्लॉजेज हैं जो आर्टिकल 19 के, वो वेरियस रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। ऑब्वियसली पब्लिक ऑर्डर को आप वायलेट नहीं कर सकते, डिसेंसी को वायलेट नहीं कर सकते, मोरालिटी को वायलेट नहीं कर सकते, मगर जो डिसेंसी टर्म है, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर की बात है, इसे भी डिफाइन किया जाए। LGBTQIA के जो जनरल बिहेवियर हैं, जो उनके जो जनरल एक्सप्रेशन है, सेक्सुअल एक्सप्रेशन करने का तरीका है, उसको डिसेंसी के रीम में ले आया जाए, ताकि उनको ये कोई ना कह सके तुम इनडिसेंटली बिहेव कर रहे हो, जो उनका बेसिकली एक्सप्रेशन का तरीका है। मैं हुलिगन बिहेवियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक कॉमन वे ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूं। जब मैं बात कर रहा हूं उनके वे ऑफ लाइफ की, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको अधिकार दे दिया जाए कि सड़क पे आके उतर के वो बदमाशी करे, नहीं, ये नहीं। उनको अपने एक मात्र तरीके से, बढ़िया तरीके से जीने का अधिकार मिले और उनके बिहेवियर को इनडिसेंट, उनके वे ऑफ लाइफ को इनडिसेंट ना माना जाए। मेरा सजेशन यहाँ पे ये है, और मोरालिटी से बाहर ना माना जाए। तो आर्टिकल 19 में ये प्रोविजन किया जाना चाहिए। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 21 की, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं इसमें बहुत डिटेल में बात करूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि ये सिटीजन ऑफ द कंट्री और नॉन सिटीजन ऑफ द कंट्री दोनों के लिए अवेलेबल है। तो LGBTQIA कम्युनिटी की मैं बात करूं तो ये दोनों के लिए, चाहे वो यहाँ के रहने वाले हो या भारत के रहने वाले, भारत नागरिक हो या भारत नागरिक ना हो, उन दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। और इसमें जो प्रोविजंस हैं उसका सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैब्लिश किया है कि ये सबसे वाइड हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके तहत बहुत सारे अधिकार को समाहित कर दिया गया है, उसको धीरे धीरे तोड़ के दिया गया। जैसे राइट टू लाइफ की बात करूंगा तो राइट टू हेल्थ आएगा, राइट टू एजुकेशन आएगा, राइट टू लाइवलीहुड आएगा। तो इस तरह से इसे तोड़ा गया है और इन सब की उपयोगिता LGBTQIA कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा है। अगेन आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन। ये तो जगत विदित है कि ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। LGBTQIA कम्युनिटी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि विदाउट एजुकेशन प्रोग्रेस संभव नहीं है। तो जब एजुकेशन करेंगे तो उनको अपने अधिकारों की बात होगी, वो अधिकार के बीच में अवेयर होंगे, अधिकार के साथ साथ दायित्वों की चर्चा होगी,
दायित्व के साथ साथ कर्तव्य की चर्चा होगी और एक उनका जो जनरल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो समुचित तरीके से हो सकेगा। तो आर्टिकल 21A को हम भूले नहीं, ये भी बहुत LGBTQI कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और भविष्य में उनको इस अधिकार को असर्ट करने की आवश्यकता है। अब मैं बात करूं आर्टिकल 29 की, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अभी तक माइनॉरिटी की जब बात करते हैं हम लोग तो अधिकतर हमारे दिमाग में आता है रिलीजियस माइनॉरिटी, लाइक बुद्धिस्ट आर माइनॉरिटी, सपोज सिक्स आर माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स आर माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस आर माइनॉरिटीज। नो वन टॉक्स अबाउट कल्चरल माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, अगर मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करूं, सपोज एक LGBTQI कम्युनिटी है जिसका एक लैंग्वेज अपना है, सदियों से लैंग्वेज उनका चलते आ रहा है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के अधिकार रखते हैं। वैसे उनकी कल्चरल माइनॉरिटी की बात करूं तो LGBTQI कम्युनिटी कल्चरल माइनॉरिटी को बिलोंग करती है, उनका अपना एक कल्चर है जिसको वो लोग प्रिजर्व करने का अधिकार रखते हैं आर्टिकल 29 के तहत। तो ये उनका अधिकार फंडामेंटल राइट के तहत ये अधिकार हैं जिसमें मैंने एक तरह से ब्रीफ कहें, विस्तृत कहें, मैंने चर्चा कर दी है। मैं इसके बाद में आगे बढ़ना चाहूंगा कि आर्टिकल 14, 19, 21, 14, 19 और 21 के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, क्या अंतर संबंध है और किस तरह से इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ के देखा जा सकता है, एक दूसरे के बीच में समन्वय स्थापित करके देखा जा सकता है। और ये देखने का पर्पस, उद्देश्य अभी इस लेक्चर में मेरा बस इतना ही है कि कैसे इनको समन्वय करके देखने से LGBTQIA कम्युनिटी के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। इन तीनों जो आर्टिकल्स हैं, इन तीनों आर्टिकल को गोल्डन ट्रायंगल इन जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी पर्सनल लिबर्टी पे जो इंक्रोचमेंट किया जाता है लॉ के द्वारा, या पार्लियामेंट के प्रोमलगेटेड लॉ हो, बाई लॉज हो, या किसी तरह का अदर एग्जीक्यूटिव मेड्स पॉलिसीज हो, अगर वो डिस्क्रिमिनेट करती है या पर्सनल लिबर्टी को टेक अवे करती है, तो ये तीनों आर्टिकल के समन्वय के थ्रू उसको खत्म किया जा सकता है। तो इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल इन जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। मैं बात करूंगा इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन सबसे पहले यदि बात करें तो आर्टिकल 14, 19 और 21 के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप की बात हुई, उसमें सबसे पहले इंटरप्रिटेशन हुआ पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल 21 के तहत। तो पर्सनल लिबर्टी है क्या, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है पर्सनल लिबर्टी, तो इस पर चर्चा हुई। उसी के परिप्रेक्ष्य में देखा गया कि 19 और 21 के बीच में क्या, सबसे पहले मैं 21 की बात करूंगा, 21 की बात करूंगा। तो पर्सनल लिबर्टी को डिफाइन किया गया AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में 1950 ईस्वी में। जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अभी प्रोमलगेट ही हुआ था कि हम लोगों ने अडॉप्ट ही किया था कि अभी हम लोगों ने एक केस सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक केस AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में बताया कि आर्टिकल 19(1) जो है उसमें जो लिबर्टी का मीनिंग है वो फिजिकल बॉडी तक ही है, जैसे सोने, राइट टू स्लीप, सोने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, बोलने की स्वतंत्रता है, ये सब 19(1) में आते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो ये बहुत ही नैरो, संकीर्ण जो इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, वो संकीर्ण इंटरप्रिटेशन था सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा नैरो इंटरप्रिटेशन देकर के आर्टिकल 19(1) को वहीं पे दबा दिया। ऐसा 14 साल तक चला, जब तक कि खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट नहीं कर दिया, थोड़ा सा वाइडेन नहीं कर दिया इसके स्कोप को कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी केवल रिस्ट्रिक्शंस जो मूवमेंट पे है या अदरवाइज जो है वही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे और भी राइट्स इसमें हैं। वो सारे राइट जो आर्टिकल 19(1) में नहीं कहे गए हैं, वो सारे राइट टू पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूडेड है। इसमें ये भी एक तरह से कहा गया, अगर मैं कहूं तो इनडायरेक्टली ये कहा गया कि आर्टिकल 19(1) में स्पेसिफिक प्रोविजन उन राइट्स के लिए, अधिकार के लिए बनाया गया है जिनको अलग से प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21। तो जो बाकी अधिकार जो 19 में एक्सप्रेसिवली नहीं कहे गए हैं, वो सारे अधिकार आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी के पार्ट माने जाएंगे। ये उनका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का था। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे वाइड इंटरप्रिटेशन जो था वो मेनका गांधी केस में था 1978 में। अगेन 14 साल के बाद फिर से इसको रीइंटरप्रेट किया गया, डेवलपमेंट हुआ, जिसमें बहुत सारे राइट्स को आर्टिकल 21 में समाहित कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ था, सॉरी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका थोड़ा सा नैरो स्कोप होता है, उसके स्कोप को वाइडेन किया गया। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है अमेरिका में,
उसको इसमें इसका इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया बाई ये कहने के बाद कि जितने भी लॉ होंगे वो उन सारे को फेयर, जस्ट, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है ना, वो प्रोसीजर। ऐसा नहीं आर्बिट्रेरी तरीके से या फैंसीफुल तरीके से या ऑपरेसिव तरीके से यदि आप किसी का राइट का वायलेशन करते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू डू दी गुड एंड इट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 21। तो ये एक चीज लाया गया। दूसरी बात ये लाई गई कि आर्टिकल 19 और 21 में एक इंटर रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग नहीं है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। अगर आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 21 का ही वायलेशन हो रहा है। अगर आर्टिकल 21 में कोई प्रोविजन है या नहीं है तो हम आर्टिकल 19 के परिप्रेक्ष्य में उसको इवॉल्व कर सकते हैं। तो ये बताया गया कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में एक इंटरडिपेंडेंस है, दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है ना। एंड whenever some law is being scrutinized by the judiciary, then it should be scrutinized in the light of Article 19, Article 14, Article 21। ये मेनका गांधी केस में कहा गया। ये कहा गया कि तीनों राइट इंटरकनेक्टेड हैं और सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टेट के द्वारा आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ। तो इन तीनों को अलग अलग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है LGBTQIA कम्युनिटी के लिए, क्योंकि अगर आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें या स्पीच की बात करें या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करें, ये तीनों एक लाइफ का, किसी भी कॉमन मैन के लाइफ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। और ये अगर तीनों LGBTQIA कम्युनिटी के लिए इंटरडिपेंडेंस देखें हम, तो इसी के बेसिस पे हमें बहुत सारे पॉजिटिव जजमेंट मिले हैं, जिसमें जैसे कि सेक्शन 377 का को स्ट्रक डाउन करना, ये तीनों आर्टिकल के इंटरडिपेंडेंस, कनेक्टेडनेस को देखते हुए ही संभव हो पाया है। तो ये बात हो गई जो हम बात कर रहे थे इंटरकनेक्टेडनेस की। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 21 की। मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो आर्टिकल 21 में क्या क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी का भी प्रोटेक्शन का प्रोविजन है, ये भी बात, दोनों चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में कहा गया है कि लाइफ और लिबर्टी कैन नॉट बी ट्रांसग्रेस्ड अपॉन बाय द स्टेट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो मैंने बताया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मींस अगर कोई लॉ में प्रोसीजर है कि इस तरह से किया जा सकता है तो किया जा सकता है, मगर लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय मेनका गांधी केस में ये एस्टैब्लिश किया कि केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ काफी नहीं है, दैट प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट, इट शुड नॉट बी फैंसीफुल, ऑपरेसिव और आर्बिट्रेरी। ये उन्होंने एस्टैब्लिश किया। इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिला है LGBTQIA कम्युनिटी को यदि देखा जाए तो, क्योंकि पुलिस अब उनको उठा के ऐसे ही पकड़ के कस्टडी में नहीं लेके जा सकती, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके साथ नहीं किया जा सकता है, और अगर किया जा रहा है तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है और उनके पास अप्रोप्रिएट रिलीफ अंडर दिस प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 32 और 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है। तो ये ध्यान रखने की बात है। अब कौन कौन से आर्टिकल 21 का अभी तक इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आ गया है, तो यदि मैं बात करूं तो ह्यूमन डिग्निटी के साथ राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। अगर मेरे पास डिग्निटी नहीं है, अगेन LGBTQIA कम्युनिटी के डिग्निटी को हमेशा हार्म किया जा सकता है, तो आर्टिकल 21 इज वेरी रेलेवेंट टू देम। अगर कोई स्टेट, कोई पुलिस या प्रशासन उनके डिग्निटी को नुकसान पहुंचा रही है, सपोज अब्यूज कर रही है या कुछ भी किया जा रहा है उनके साथ, तो दे कैन टेक शेल्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिस आर्टिकल 21। अगेन कम्स टू डिसेंट इन्वायरमेंट, डिसेंट इन्वायरमेंट उनको देना है, दे कैन नॉट बी फोर्स्ड टू लिव इन स्लम, दे कैन नॉट बी फोर्स्ड टू लिव इन अ गेटो, और दे कैन नॉट बी फोर्स्ड टू लिव इन आइसोलेशन। सो उनको भी एक डिसेंट इन्वायरमेंट का अधिकार है जहां पर उनका प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे। इसके बाद जो बात आती है, बहुत सारे और भी है, राइट टू लाइफ, लिवलीहुड है, राइट टू प्रिवेसी है, मगर मैं जो स्पेसिफिक बहुत सारी चीजों को मैं मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं इनके लिए जो बेसिक है वो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। तो अगला मैं डिस्कस करूंगा, अगर LGBTQIA की बात करूं तो राइट टू लाइवलीहुड की बात करूंगा। अगेन ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइवलीहुड के बिना जीवन यापन ही संभव नहीं है। तो अगर कोई पब्लिक प्लेस पे कहीं पर भी कोई सरकारी नौकरी में आपको LGBTQIA कम्युनिटी होने की वजह से डिस्क्रिमिनेट करता है, तो आप इस राइट के तहत, राइट टू लाइवलीहुड के तहत आर्टिकल 21 के वायलेशन के लिए आप अगेन रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। आर्टिकल 32 या 226 के तहत आप दायर कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। सपोज अगर कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपको
आप गे हैं, लेस्बियन हैं, या बायसेक्सुअल हैं, या ट्रांसजेंडर हैं, या क्वेयर हैं, ये इसकी वजह से कोई भी आपका अधिकारी, आपका उच्चाधिकारी या आपका बॉस आपको किसी तरह से मना कर रहा है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर निकाल रहा है जिसके तहत आपको डिस्क्रिमिनेट इसके बेसिस पे किया जा रहा है, तो आप उसको पूरे तरह से चैलेंज कर सकते हैं। ये आर्बिट्ररी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। वैसे ही राइट टू प्राइवेसी की बात आती है, कोई यदि आपके प्राइवेसी को स्टेट यदि वायलेट कर रही है, जैसे आप सो रहे हैं सपोज घर में और LGBTQI कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पुलिस आती है, प्रशासन आता है और कहता है कि नहीं आप चलिए, अभी आपको चलना पड़ेगा क्योंकि आप LGBTQI कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और आपको सोने नहीं देता है या आपको प्राइवेट लाइफ जीने नहीं देता है, तो आप हमेशा एक रीट पिटीशन दायर कर सकते हैं। जो भी अप्रोप्रिएट रीट होगा वो आप उसका शरण ले सकते हैं। इसके बाद आती है जो इंपॉर्टेंट राइट है, वो राइट टू शेल्टर। अब मैं बात करता हूँ राइट टू शेल्टर और राइट टू हेल्थ, ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है। सपोज स्टेट कोई पॉलिसी बना रही है, जैसे मैं बात करूं सपोज प्रधानमंत्री आवास योजना है, अगर उसमें स्टेट आपको डिनाई करती है, अगर आप एलिजिबल हैं और आपको डिनाई करती है कि नहीं आप LGBTQI कम्युनिटी को हम नहीं देंगे, अगेन तो स्टेट इज बाउंड टू मेक प्रोविजन फॉर LGBTQI कम्युनिटी इन राइट टू शेल्टर लाइक PMAY पॉलिसी, ठीक है ना। तो कोई पॉलिसी डिसीजन होगा उसमें राइट टू शेल्टर यदि है कॉमन मैन के लिए या किसी के लिए कोई पॉलिसी बन रही है तो LGBTQI के लिए भी होना चाहिए। और अगर कोई स्टेट नहीं दे रहा है तो LGBTQI कम्युनिटी को चाहिए कि उस पॉलिसी को चैलेंज करें और उसको अपने हित में इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें। अब मैं राइट टू हेल्थ की बात करूंगा, जैसे मैंने शुरुआत में चर्चा किया था कि राइट टू हेल्थ में हॉस्पिटल में प्रॉपर केयर नहीं मिलता है, उनको वार्ड मिलता है तो वहाँ डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह डिसिग्नेट करते हैं या कुछ इस तरह की गलत व्यवस्था करते हैं या किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उनके पास अगेन राइट टू हेल्थ के तहत ये उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत, तो वो लोग अप्रोप्रिएट फोरम पे चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में है वो ये इसको असर्ट कर सकते हैं। अगेन राइट टू फ्री एजुकेशन एंड इज ऑल्सो देयर। सो अगेन स्कूल में कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन एडमिशन में नहीं हो सकता है, इवन बच्चे हैं तो स्कूल में यदि डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं तो स्टेट से ये लोग पिटीशन कर सकते हैं, प्रोविजन की डिमांड कर सकते हैं उनके बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। ये उनके बच्चे का फंडामेंटल राइट है फ्री एजुकेशन का, प्रॉपर एजुकेशन का, तो ये उनको ये चीज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे अगेन स्टेट की बात आएगी, अगर कोई भी प्रोविजन है तो सपोज पुलिस कस्टडी में किसी क्राइम की वजह से LGBTQI कम्युनिटी के लोग, जो जनरल क्राइम है, जो आम जनता पे भी क्राइम का भी क्राइम माना जाता है, उसके तहत इनको उठा के ले जाया जाता है या अपने ही क्राइम के लिए उनको उठा के ले जाया जाता है किसी तरह से भी, और इनके साथ वहां इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो भी अगेन गलत है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, इन्फ्रिजमेंट है। तो कोई भी स्टेट, ये सारे फंडामेंटल राइट स्टेट के खिलाफ है, तो कोई भी स्टेट इसको प्रमोट या परपेचुएट नहीं कर सकती है, ये गलत होगा। ऐसे ही राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट है, राइट ऑफ वीमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी है। मैंने पहले ही बात किया था कि डिसेंसी एंड डिग्निटी केवल वुमेन का ही नहीं, इवन मेन का एंड LGBTQI कम्युनिटी का तो स्पेसिफिक इसमें इंक्लूजन होना चाहिए कि उनका भी ये राइट है कि वो डिसेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ जी सके। राइट टू डिसेंसी एंड डिग्निटी उनके फ्रंट में भी होना चाहिए। जैसे हमें डिस्करेज किया जा सकता है किसी भी अब्यूसिव वर्ड को यूज करने को किसी महिला के सामने, वैसे ही LGBTQI कम्युनिटी के लिए या उनके सामने कोई भी अब्यूसिव वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। स्टेट को ऐसा करना, पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए, कोई भी अथॉरिटी यदि यूज करती है इस तरह के अब्यूसिव वर्ड्स तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो LGBTQI कम्युनिटी अगेन कोर्ट के शरण में जा सकती है कि उनके साथ इस तरह से अब्यूसिव, इनडिसेंट, इनडिग्निफाइड बिहेवियर हुआ है स्टेट ऑफिशियल के थ्रू। इसके बाद आती है राइट टू रेपुटेशन। इनका राइट टू रेपुटेशन है, अगेन इनके रेपुटेशन को कोई डैमेज नहीं कर सकता है। अगर कोई डैमेज करने की कोशिश करता है तो अगेन दे कैन टेक द शेल्टर ऑफ द कोर्ट। तो ये इनके पास प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है का प्रोविजन था। मैं आज का सेशन यहीं पे, पहला भाग यहीं पे समाप्त करूंगा। अगले सेशन में मैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करूंगा कि आर्टिकल 21 का किस तरह से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुआ है और अभी तक उनका इवोल्यूशन राइट का क्या क्या हो रखा है, और फिर मैं उसी में बात करूंगा कि इनकी क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व है और क्या कानूनी प्रावधान है जो बन चुके उनके लिए, और आगे वे फॉरवर्ड क्या है, मैं अपने दूसरे सेशन में बात करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।